नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप त्यागी डीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पुलिस स्पेशल बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, घर परिवार का सब कुछ मंगल होगा। और आज हम जीएस में टॉपिक चलाएंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग सभी स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जॉब में ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इसमें से अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछने मिल सकते हैं कंपटीशन में। और आज हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके में टॉपिक भारत में प्रथम पुरुष। भारत में कौन कौन पुरुष प्रथम हुए और क्या क्या कार्य किए उन्होंने और क्या क्या उनका योगदान है भारतीय हिस्ट्री में, शासन और प्रशासन में भारत में पुरुषों का क्या क्या योगदान है, उन्होंने कब कब उनका कार्यकाल रहा, ये हम आज की वीडियो में बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका कार्यकाल था 1828 से 1835 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। और उससे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए जाते थे वो बंगाल के बनाए जाते थे और उसके अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी आती थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल गवर्नर जनरल थे और 1828 में एक्ट पारित किया गया। बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। और उससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल चुने जाते थे। प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्लासी के युद्ध में और उसके बाद में बक्सर के युद्ध में उनकी जीत हुई और बंगाल का शासन उनके अंतर्गत आ गया और बंगाल का शासन करने लगे। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिक तक ये बंगाली गवर्नर जनरल कहलाए जाते थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं इसके बारे में। तो ये याद करना है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसके बारे में डिटेल में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जब भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ा जाएगा वो डिटेल में जब बता देंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय ये कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये ही भारत के प्रथम वायसराय हुए। इनका कार्यकाल बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताना। कार्यकाल क्या था? अगर आपने कभी पढ़ा हो इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 ईस्वी तक। 1857 में भारत में महान क्रांति हुई जिसने ब्रिटिश शासन की या ब्रिटिश एम्पायर की एक प्रकार से चूल्हे हिला दिए और शासन भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनसे सीधा ब्रिटिश एम्पायर के जो ब्रिटिश ताज था उसके अंडर में चला गया और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहलाया जाने लगा। वायसराय का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनिधि, यानी ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि। अब भारत का शासन 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, उसके तहत भारत का शासन सीधा गवर्नर जनरल के कंट्रोल में ना होकर सीधा ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में हो गया। तो
डायरेक्ट लंदन से भारत पर शासन किया जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही भारत के प्रथम वायसराय थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल रहा 1947 से 1948, यानी 1 साल कुछ महीने। ये भारत में वायसराय बना के भेजे गए थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, भारत को स्वतंत्रता सौंपने के लिए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश एम्पायर से या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया और भारत में अपनी स्थायी सरकार बना ली। उसके बाद भी भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ समय तक इनके पास कार्यभार रहा और ये भारत के वायसराय बने रहे और कुछ समय तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा। उपनिवेश यानी कॉलोनियल स्टेट। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद में कुछ समय तक भारत का शासन लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में रहा और उसके बाद में ये कार्य से मुक्त हो गए और इसके बाद में ये अपने देश ब्रिटिश वापस चले गए और उसके बाद में नए वायसराय बनाए गए भारत के। तो ये भारत के अंतिम वायसराय थे जो ब्रिटेन के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रतिनिधि थे या एक तरह से इंग्लिश में कहते हैं वायसराय थे, तो ब्रिटेन के कंट्रोल से भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन भारत में कुछ समय तक इन्होंने अपना पदभार संभाला। उसके बाद में वायसराय का पद समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय भारत का आज़ाद होने के बाद में 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद में भारत के गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भी यही थे, अंतिम भी यही थे। जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी यानी राजा जी भी कहते हैं, राजा जी का उपनाम था। ये 1948 में 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में गवर्नर जनरल बनाए गए और लेकिन इसके कुछ समय तक रहे और उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भी यही थे, अंतिम भी यही गवर्नर जनरल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनका कार्यकाल भी आपको पता होगा। तो इनका कार्यकाल था 1950 से 1962 में। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश एम्पायर से स्वतंत्रता मिली थी और ये राष्ट्रपति बनाए गए 1950 से 1950 में बनाए गए, जो कि ये अपनी मृत्यु तक 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में
26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया था। तो शासन फिर शासन फिर संविधान के अधीन आ गया, संविधान के अंतर्गत आ गया। और उससे पहले शासन फिर शासन ब्रिटिश कानूनों के तहत चलता था भारत में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसी कारण से इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया संविधान लागू होने के बाद में। और ये 1962 तक अपनी मृत्यु तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे राष्ट्रपति या थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। उसके बाद में आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर इनको एस राधाकृष्णन भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनका कार्यकाल रहा 1962 से 67 तक। इन्होंने 5 साल भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। और इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति चुने गए या निर्वाचित किए गए। और इनका कार्यकाल रहा 2 साल 1967 से 1969, जो कि इनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होगी। और 1902 साल ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने देश में इनकी सेवा देने का कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल रहा 1952 से 1962 तक, 10 वर्ष। और 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और 1950 से 2 साल बाद देश में चुनाव हुए। 1952 में आम चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए। आम चुनाव या तत्कालीन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में लोकसभा राज्यसभा के सभापति चुने गए थे। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति। इन्होंने 1952 से 1962 तक 10 साल भारत की राज्यसभा के सभापति
के रूप में कार्यभार संभाला, या कह सकते हैं कि ये भारत के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद में 1962 से 1967 तक ये देश के राष्ट्रपति चुने थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको ये पता होगा इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। इनका कार्यकाल रहा 1947 से 1964, यानी 1947 से 1964 तक 17 साल। ये 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के बाद में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी 15 सदस्यों की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, जिसमें भारत के प्रत्येक प्रांत के सदस्य थे। और इस समिति में 15 सदस्य थे। 15 में से 12 सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, जल लौह पुरुष कहा जाता है उनको राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में थे, प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। और 2 सदस्य निष्पक्ष थे, तो किसी के पक्ष में नहीं थे। और 1 सदस्य अनुपस्थित रहा था। तो जो 10 सदस्य सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के बनाने के पक्ष में थे। पंडित नेहरू को बनाने के पक्ष में कोई नहीं था। लगभग सभी सदस्य, 2 सदस्य निष्पक्ष थे, 1 सदस्य अनुपस्थित था, लगभग सभी सदस्य सरदार पटेल के पक्ष में थे। इन्होंने ही देश के काफी राजा रजवाड़ों को जोड़कर भारत का निर्माण किया था। लेकिन मिस्टर गांधी जी के दबाव में आकर सरदार पटेल को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। और जिस वजह से मिस्टर गांधी के दबाव में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। तो ये स्वतंत्रता के बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। और इनका कार्यकाल, इनकी मृत्यु तक इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुए? बताना आपको पता हो, आप कमेंट करके बताना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये कुछ समय अपने एक साल कुछ महीने में इनकी मृत्यु हो गई। और ये अपनी मृत्यु तक इन्होंने ये उप प्रधानमंत्री रहे। उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई पद नहीं होता, लेकिन बना दिए गए, इनको उप प्रधानमंत्री कहते हैं। और साथ साथ ये गृह मंत्री भी थे। ये गृह मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में। और जैसे वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री जैसे अमित शाह हैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, वैसे ही उस समय चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता होगा सभी को, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद चुने गए थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम कैबिनेट में या प्रथम मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। इन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। और जैसे आज वर्तमान में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है हमको, मुगल महान थे और मुगलों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, और कि औरंगजेब बहुत उदार था। और शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जो वीर शिवाजी थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था कि पहाड़ी लुटेरे थे, वो चोर थे। तो उनके बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता। वीर शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो देश के भगोड़े थे, वो युद्ध भूमि में से छोड़कर भाग गए थे। भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो भगत सिंह देशभक्त नहीं थे, भगत सिंह आतंकवादी थे। और काफ़ी महान क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में लगभग इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में उतनी उपयुक्त जानकारी नहीं मिलती। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है, जिसके डर की वजह से अफगानिस्तान उनके डर की वजह से सलवार पहनने लगे थे कि ये पंजाबी जो हैं कि बच्चों पर और महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो महाराजा रणजीत सिंह के डर की वजह से अफगानिस्तान में के लोग बाग सूट सलवार पहनने लगे थे, महिलाओं की वेशभूषा। और सरदार रणजीत सिंह या महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा के खौफ की वजह से अफगानिस्तान में ये था कि अफगानिस्तान में सिंधु नदी से 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी चुप हो जाओ वरना हरि सिंह आ जाएगा। हरि सिंह के बारे में इतना खौफ था अफगानिस्तान में। लेकिन ये आपको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में या वर्तमान जो पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें इनके प्रति अपेक्षा का भाव मिलता है देखने के लिए। तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना थे। तो इनका देश की शिक्षा में इतना योगदान था। और भारत में जो भारत की शिक्षा पढ़ाई जाती है वो एक तरह से बिकाऊ या वामपंथी इतिहासकार हैं, उनकी विचारधारा के को सर्वोपरि रखकर पढ़ाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद का क्या योगदान था भारत की शिक्षा में और क्यों था ऐसा योगदान। अगर आप समझ गए तो कमेंट करके बताना, और ताकि और भी समझ सके। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, एक राज्य मंत्रिमंडल होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य मंत्रिमंडल होता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके मंत्रिमंडल से सर्वप्रथम इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1950 में 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ये पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री का मंत्रालय में मिला हुआ था। लेकिन पंडित नेहरू या प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसी अनबन की वजह से इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अनबन का कारण यह था कि नेहरू सरकार की चीन के प्रति नीतियां में कुछ उदार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में उद्योग क्रांति लाने के पक्ष में नहीं थे। उनका झुकाव समाजवाद की तरफ ज़्यादा था। तो भारत में उद्योग को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे वो। तो और इनकी कोशिश थी कि भारत
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोशिश थी कि भारत उद्योग प्रधान देश बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पक्ष में नहीं थे। तो इसी अनबन की वजह से इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनसंघ पार्टी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक समाज सेवी संघ था, ये सामाजिक संगठन था आरएसएस, और आरएसएस का ही भारतीय जनसंघ राजनीतिक संगठन था। यह भारतीय जनसंघ आगे चल के जनता दल बन गया। जनता दल या जनता पार्टी जिसकी लीडरशिप में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन वो ज़्यादा समय प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो कभी लोकसभा नहीं जा पाए। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई। तो वो जनता दल था जो आपातकाल के बाद में बना था। भारतीय जनसंघ का ही मॉडिफाइड रूप था जनता दल या जनता पार्टी, और ये जनता पार्टी फिर आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बन गई, जिसके वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो इसके बारे में समझ गए हो गया कि भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था, और क्या कारण थे। कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे भारत के? वो थे एयर मार्शल एस सर थॉमस एमहर्स्ट। ये 1947 से 1950 तक भारत की वायुसेना के एयर मार्शल रहे, और उससे पहले ये भारतीय वायुसेना नहीं थी, ये तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी कि शाही भारतीय वायुसेना। और 1947 को देश आजाद होने के बाद में ये इंडियन एयरफोर्स बन गई, और इंडियन एयरफोर्स के प्रथम चीफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे। ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो थी, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिस वजह से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, करंट में भी आ जाता है, और स्टैटिक में भी आ जाता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने की थी। टाटा कंपनी के वर्तमान CEO रतन टाटा के दादा थे ये। और वर्तमान में एयरफोर्स जो भारतीय नागरिक विमानन सेवा है, भारतीय एयरफोर्स है, वो रतन टाटा के अंडर में है। वो संचालन की जिम्मेदारी रतन टाटा के पास में है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, और एयरफोर्स की कब स्थापना की गई, किस नाम से की गई, और ये रतन टाटा के पास में क्यों है। क्योंकि इसका भारत सरकार के द्वारा संचालन सही से नहीं किया गया, घाटे में चलती रही, और घाटे में चलती रही तो सरकार भी कब तक घाटा उठाती, सरकार ने रतन टाटा को के संचालन के लिए जिम्मेदारी सारी सौंप दी है भारतीय एयरफोर्स की। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष
भारत की एयरफोर्स के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। एयर मार्शल इनकी रैंक थी और एस मुखर्जी इनका नाम था। एस मुखर्जी यानी सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी का नाम था। ये भारतीय इंडियन एयरफोर्स के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। समझ में आ रहा है? इनका कार्यकाल था 1954 से 1960 के बीच में। और ये तो प्रथम थे। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? आपको पता हो तो कमेंट करके बताना वर्तमान में कौन है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट करना, लेकिन फिर भी आपके करंट के लिए बता दूं, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ये करंट में आ जाता है क्वेश्चन। करंट में इस प्रकार के क्वेश्चन लग जाते हैं, में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है यार, इन्हें ध्यान से याद करना कि प्रथम कौन थे और वर्तमान कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष यानी इंडियन नेवी के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी। वाइस एडमिरल इनकी रैंक थी या इनकी पोस्ट थी RD कटारी, इनका पूरा नाम था रामदास कटारी। रामदास कटारी का पूरा नाम था और ये भारत की नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। और इनका कार्यकाल था 1958 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपने पढ़ा हो करंट में तो आपको पता होगा, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी ये आ जाते हैं, करंट में लग जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले भी आए हैं, ये पुलिस में आए हैं, जीडी में आए हैं और आते रहते हैं करंट के क्वेश्चन। और ये भी आ जाता है कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कौन थे। अगर आप एक दो बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय सेना के प्रथम चीफ कौन थे? जनरल M राजेंद्र सिंह या जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। ये आर्मी के प्रथम चीफ थे, जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। और इनका कार्यकाल रहा इनको 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद में इनको भारतीय सेना का चीफ बनाया गया। और इन्होंने इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में युद्ध लड़ा था, जिसमें पाकिस्तान को हार हुई थी। पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस वजह से इन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। सेवियर ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का रक्षक। इनकी लीडरशिप में भारतीय सेना को जीत मिली थी और पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद में कश्मीर पर विवाद चल रहा था कि
कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान कहते थे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत का ये दावा करते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ये मानता नहीं था भारत के दावे को, वो कश्मीर को अपना भाग बताता था। तो 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद में मिस्टर गांधी ने पाकिस्तान को तब उस समय 55 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि भारतीय जनता की और सरकार की अनुमति के विरुद्ध था। 55 करोड़ रुपए इसलिए दिए थे कि जो इंडियन आर्मी थी वो ज़्यादातर आर्मी भारत के हिस्से में आ गई थी, पाकिस्तान के हिस्से में आर्मी नहीं आई थी। तो पाकिस्तान को सेना के निर्माण के लिए मिस्टर गांधी ने, जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सरकार को दिए थे। और पाकिस्तानी सरकार ने 55 करोड़ रुपए लेते ही एकदम सीधा पहले हमला कश्मीर पे किया, और कश्मीर पे हमला किया, काफी तगड़ा हमला किया। तब भारतीय सेना की बागडोर जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा ने संभाली, और राजेंद्र सिंह जडेजा की लीडरशिप में पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और पीछे हट गई। और जहां से सेना पीछे हटी थी वो जो हिस्सा पाकिस्तानी कब्जे में चला गया कश्मीर का, उसको पीओके कहा जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जिसका विवाद आज तक चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कोई क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हुए? ये थे जनरल करियप्पा। यानी कमांडर इन चीफ को हिंदी में कहते हैं थल सेना अध्यक्ष, यानी भारतीय सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ये जनरल करियप्पा थे। इनका कार्यकाल था 1949 से 53 तक, यानी 1949 से 1973 उनके बीच में इनका कार्यकाल रहा। और इस समयावधि में इन्होंने भारत के थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। वो जनरल करियप्पा ने जब 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की बागडोर संभाली थी, तब से हर साल 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, और इस दिन किन्होंने थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, ये थल सेना अध्यक्ष भारत के प्रथम कौन थे, और कब बनाए गए। ये इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये जनरल करियप्पा राजपूत रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम फील्ड मार्शल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। 1971 या 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की कमान सौंपी गई। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में 5 स्टार रैंक के ऑफिसर को कहते हैं। और जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000
सैनिकों को भारतीय सेना के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए या आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। और 90,000 सैनिक विश्व इतिहास में इतनी मात्रा में कभी किसी ने, संभवतः इतनी मात्रा में किसी सेना ने किसी अपने विपक्षी सेना के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। और उसी के बाद में इसी भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिलने के बाद में बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ। और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वो पृथक होकर, वो सेपरेट होकर एक नया देश बन गया जिसको बांग्लादेश कहा जाने लगा। और तभी से कि पाकिस्तान का टुकड़ा एक अलग होकर नया देश बन गया पाकिस्तान भी। तभी से भारत के को खंडित या भारत की अखंडता के खिलाफ है। तो भारत पाकिस्तान भी अपनी तरह से अलगाववादी संगठनों को, ताकतों को, जैसे खालिस्तानी ताकत हैं, इनको समर्थन देता आया है। तो पाकिस्तान भी तब से बदला लेने के लिए, पंजाब को भारत से तोड़ने के लिए खालिस्तानी समर्थकों को, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उनको फंडिंग देता है, उनका समर्थन करता है। ये जनरल मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल थे। और केवल अब तक भारतीय इतिहास में 2 व्यक्तियों को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। एक प्रथम थे जनरल मानेकशॉ और दूसरे थे करियप्पा, जो अभी पढ़ाया आपने, जनरल करियप्पा। इनका पूरा नाम था KM करियप्पा। ये राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे। 1983 में इनको फील्ड मार्शल की रैंक प्रदान की गई। और अब तक भारतीय सेना के में, भारतीय शासन प्रशासन के इतिहास में अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा, जो भारतीय लोकसभा है, भारतीय सदन है, इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर या GV मावलंकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भारतीय सदन के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनका कार्यकाल रहा 1952 से 1956 तक। 1952 में देश में, अभी बताया था आपको पहले, कि पहली बार देश में चुनाव हुए थे। और तभी लोकसभा में चुनकर सांसद गए थे। और 1952 में 19 सांसदों में से गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ये गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय सदन या भारतीय निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? भारतीय लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और ओम बिरला ये कहाँ से सांसद है? अगर आपको पता हो तो बताना कमेंट करके। ओ ठीक है, ये आपको बताना है कि ओम बिरला कहाँ से सांसद चुने गए हैं और ये कब से लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये मोदी के पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में भी अध्यक्ष रहे हैं और ये मोदी के सरकार में भी अध्यक्ष हैं। तो और ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ से सांसद चुने गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम चुनाव आयुक्त। लोकसभा नहीं
सॉरी, लोकसभा के चुनाव आयुक्त नहीं होते, ये चुनाव आयुक्त देश के चुने जाते हैं। भारत देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत देश के प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे सुकुमार सेन, और इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1958 के बीच में। 1952 में चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, और जो तत्कालीन लोकसभा थी उसको पहले केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था, और फिर बाद में चुनाव के बाद में इसे लोकसभा कहा जाने लगा। और भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और तीसरा राष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन सदन 2 होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो ये 1950 से 1958 तक भारत देश के चुनाव आयुक्त रहे थे, और ये देश के प्रथम चुनाव आयुक्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयपानिया। हीरालाल जयकी सुंदरदास पानिया, जे का अर्थ है। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे। इनका कार्यकाल था ये 1947 में चुने गए थे, और उस समय इनका ये देश का मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश का इन्होंने कार्यभार संभाला, और इनके बाद में इनके बेटे मधुकर भी देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, और इसे मुख्य न्यायाधीश को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं देश के DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, और इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। हीरालाल जयपानिया के पुत्र भी मधुकर ये भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हुए हैं, और DY चंद्रचूड़ के पिता धनंजय कृष्ण चंद्रचूड़ ये भी देश के CJI के पद पर रह चुके हैं। तो इसमें जो चुने जाते हैं वो कॉलेजियम प्रणाली से मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनने की प्रणाली कॉलेजियम प्रणाली है। ये संविधान में और पॉलिटिक्स में आ जाता है ये क्वेश्चन कि भारत देश में जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं न्यायाधीशों में से, वो किस प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश अपने आप में से अपना चुनाव करते हैं कि मैं न्यायाधीश हूँ तो मेरा बेटा न्यायाधीश बन जाएगा, अगला है मेरा जानने वाला, या जो ये जज न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, ये अपने जानने वाले को बनाएंगे। यानी ये जज औरों को कहते हैं कि निष्पक्षता बरतने के लिए, पारदर्शिता बरतने के लिए, लेकिन खुद निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करते अपना। ये कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से अपने योग्यता को नहीं बढ़ावा देकर वंशवाद को, अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इसमें समय समय पर बदलाव की मांग की रहती है कॉलेजियम प्रणाली में, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हो पाया है। लेकिन बदलाव की इस समय वर्तमान में काफ़ी आवश्यकता है। देखते हैं भविष्य में इसका बदलाव होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो ये देश स्वतंत्र होने के बाद में बनाए गए थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी जितने न्यायाधीश हुए उनमें से प्रथम न्यायाधीश ऐसे कौन थे जिनका जन्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद में हुआ था। न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, यानी SH कपाड़िया। ये 2010 से 2012 तक भारत के CJI के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। ये देखने को मिल सकता है आपको, कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। डीपली भी पूछ सकता है, मेन में भी पूछ सकता है कि, लेकिन जानकारी सभी को होनी जरूरी है। आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़कर आपको ऑप्शन में से जानकारी हो जाएगी, ऑप्शन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इनको रिवाइज करते रहो और इन्हें पढ़ते रहो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 से 1988 तक यूएन जो संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, इसकी शाखा है इंटरनेशनल कोर्ट। ये हेग में स्थित है। हेग में 1985 से 1988 तक इन्होंने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अध्यक्ष रूप में, न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। ये एकमात्र भारत के एकमात्र हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, इंटरनेशनल कोर्ट में फर्स्ट इंडियन जज थे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव, इनका कार्यकाल था 1952 से 53, यानी लगभग 2 साल ये इंटरनेशनल कोर्ट में जज रहे। ये पहले भारतीय थे जो उसमें जज चुने गए, और डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे जो जज के रूप में वहाँ अध्यक्ष चुने गए। यानी जैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं और उन्हीं जज में मुख्य जज होता है, जिसे CJI कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में डॉक्टर नागेंद्र सिंह चुने गए थे, और ये एकमात्र थे, और ये फर्स्ट इंडियन जज थे जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज के रूप में चुने गए थे। इनका कार्यकाल था 1952 से 1953 तक। और अभी तक भारतीय इतिहास में या वर्तमान समय में अब तक केवल 4 भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। एक डॉक्टर बेनेगल रामाराव, दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और एक है गोपाल स्वरूप पाठक। तीसरे गोपाल स्वरूप पाठक, और चौथे हैं दलवीर भंडारी। इनके नाम याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और किसी प्रकार से भी कैसे भी पूछ सकते हैं, घुमाकर कंपटीशन में कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। और इन्हें पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। WC बनर्जी ये 1885 में, WC बनर्जी 1885 में बम्बई, ये तो बम्बई नाम था इसका, वर्तमान में नाम मुंबई है, मुंबई में के अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे, और 1885 में इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में A.O. ह्यूम द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय कांग्रेस है, नाम से भारतीय है, लेकिन स्थापना इसकी भारतीय द्वारा नहीं की गई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वही है जो जिस सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस पार्टी के सदस्य हैं, और इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस पार्टी के सदस्य रहे हुए हैं। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में बम्बई में की गई थी। तब बम्बई के नाम से जाना जाता था, अब तो नाम चेंज कर दिया, अब मुंबई कहते हैं इसे। और इसके स्थापना के समय प्रथम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी प्रथम अध्यक्ष तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी को बम्बई अधिवेशन में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद 1886 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। अगली साल में एक बार होता था अधिवेशन, तब इसके अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। और उससे एक साल बाद 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब को अध्यक्ष चुना गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे और प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हर साल अधिवेशन होते थे, इसमें पहली बार देश की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पास किया था? वो पास किया था हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी मोहाना के रहने वाले थे। मोहाना उन्नाव में पड़ता है, ये उन्नाव यूपी में। तो इसलिए नाम पीछे ये मोहानी लगाते थे। जैसे देवबंद के देवबंदी लगाते हैं, बरेली के बरेलवी, और बदायूं के बदायूनी, इस तरह से अपने नाम पीछे ये मोहाना लगाते थे, हजरत मोहानी। और इन्होंने प्रस्ताव पास किया था 1921 के अहमदाबाद में अधिवेशन में। इन्होंने पहली बार देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस में पास किया था। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पास किया था। इन्होंने देश में पास नहीं किया था, उससे पहले भी कई बार पास हो चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में के सम्मेलन में काफी बाद में हजरत मोहानी ने पेश किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी याद कर लेना इसे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में आपने सुना हो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि अगर भारत देश को समझना है, कि इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था अगर भारत देश को समझना है तो आपको समझने के लिए केवल स्वामी विवेकानंद को समझ लो, आप पूरे भारत को समझ लोगे। ये इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में।
साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी साहित्यिक रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि इनकी रचना थी, जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ठीक है, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका पढ़ाया हुआ कंपटीशन में काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आपको कुछ भी नई जानकारी सीखने के लिए मिली हो, या कुछ समझ में आया हो, कुछ रोचक जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, या अब आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताना। और मिलते हैं शीघ्र ही, जल्दी मिलते हैं नई टॉपिक में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। आप बताना कमेंट करके अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।